दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन श्रृंखला सिविक्स एग्जाम बूस्टर के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है। आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नेट जेआरएफ के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें हम राज्य की परिभाषा एवं निर्माणक तत्व तथा राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिविक्स एग्जाम बूस्टर श्रृंखला के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, द मॉडर्न स्टेट पुस्तक मैकाइवर के द्वारा लिखी गई है। राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो आप जानते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है? तो सबसे शुरुआती प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है कथन के बारे में। ये गार्नर का कथन है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगला है दोस्तों, कौन सा विचारक निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो ये हैं सीले। सीले दोस्तों निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो ये लास्की हैं। और देखिए, राज्य के विकास का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम है सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य, फिर यूनानी नगर राज्य, उसके बाद रोमन साम्राज्य और फिर राष्ट्र राज्य का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है? तो उत्तर है राज्य यानी स्टेट को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है कब? तो जमींदारी या पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। देखिए, राज्य एक पूर्ण समुदाय है, ये अरस्तु का कथन है। राज्य मानव अवयव का प्रतिरूप है, ब्लंटशली का कथन है। राज्य शक्ति है, ट्रीटस के। और राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है, तो ये J.S. मिल का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो यूनानी नगर राज्यों का आधुनिक नाम राज्य यानी स्टेट है। और यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, उनको पोलिस कहा जाता था, लेकिन उन्हीं नगर राज्यों को वर्तमान में राज्य कहा जाता है। और आप जान लीजिए, पोलिस शब्द से ही पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय चेतना का विकास। राज्य के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से रहे हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति और आर्थिक गतिविधियां, ये राज्य के विकास में सहायक तत्व रहे हैं। तो याद रखिएगा, राज्य के विकास के सहायक तत्व रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना है। देखिए, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां, ये राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है, ये कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का कथन है। दोस्तों, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है, ये मैकाइवर का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? तो ये राज्य कहलाता है। और जनता के लोकप्रिय मत के द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, जनता के लोकप्रिय मत के द्वारा संविधान संशोधन की पद्धति। अब आइए दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, पैतृक मातृक सिद्धांत तथा
दोस्तों जो राज्य की उत्पत्ति के अन्य सिद्धांत हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के विषय में सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ जो डिवाइन ओरिजिन थियरी ऑफ द स्टेट है, ये राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत क्या मानता है? तो विकासवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है या फिर राज्य विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत तो ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और समर्थकों का। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक जेम्स प्रथम हैं, शक्ति सिद्धांत के समर्थक ओपेनहाइमर और मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक जेंग्स या जेनेक्स हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो याद रखिएगा, रिचर्ड हुकर। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है। तो ये कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, ये विश्वास करना कठिन है। अगला है, राज्य यानी स्टेट की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है। तो राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है। ये एक सतत विकास है और हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है और राज्य का किसी एक समय में या निश्चित कालक्रम में विकास नहीं हुआ है, बल्कि ये ऐतिहासिक या सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ये राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है। अगला प्रश्न है, ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो ये शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व, ये आधिपत्य यानी हेजेमनी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला प्रश्न है, राज्य की हिंसा और शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना कौन करते हैं? तो सोरेल और क्रोपोटकिन। दोस्तों, ये राज्य की हिंसा और शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य परिवर्ती है किसका? तो रोमन साम्राज्य का, यानी रोमन साम्राज्य के बाद सामंतवादी राज्य अस्तित्व में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राज्य वर्ग शासन का एक अंग है और एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग, ये कथन किसका है? तो ये मार्क्स का कथन है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है, ये हाब्स का कथन है। और प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है, ये दृष्टिकोण रूसो के द्वारा व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वह क्रांति जो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो ये 1857 की भारतीय क्रांति है। और दोस्तों, एक कथन है कि यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। ये कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का कथन है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राज्य एक पूर्ण समुदाय है, अरस्तु का कथन है। राज्य मानव अवयव का प्रतिरूप है, ब्लंटशली का मानना है। राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, बर्गेस का कहना है। और राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, ये कथन बोंदा का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है, ये कथन किसका है? तो ये ब्लंटशली का कथन है, जो कहते हैं कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार और उसकी वैधानिकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करता है, ये कथन किसका है? तो ये डायसी का कथन है। अगला है दोस्तों, राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। तो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। और दोस्तों, ये दैवी उत्पत्ति पैतृक मातृक सिद्धांत की तरह काल्पनिक नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि राज्य जो है क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है, ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। और दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वह सिद्धांत जो इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की मान्यता है। और सामाजिक संविदा सिद्धांत के सभी विचारकों ने जो है राज्य की उत्पत्ति के पूर्व ये मान्यता की है कि जो है राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। अगला प्रश्न है, वह क्रांति जो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है, तो 1857 की भारतीय क्रांति। और किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत ये मानता है कि राज्य की स्थापना या राज्य की उत्पत्ति जनता की इच्छा से हुई है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से कार्य करने का क्या प्रयत्न करता है, तो राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है सामाजिक संविदा सिद्धांत। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए, सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है, तो हाब्स, लॉक और रूसो ये सामाजिक संविदा से संबंधित विचारक हैं। हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवायथन को क्या दिया था, तो लगभग सभी अधिकार हाब्स के समझौते में लोगों ने लेवायथन या मानव दैत्य को दे दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में किसने आलोचना की थी, तो सर हेनरी मेन ने। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार किसके निकट थे, तो दार्शनिक अराजकतावाद के। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसा था, तो याद रखिएगा, हाब्स ने मानव प्रकृति का या प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। अगला प्रश्न है, राज्य के सावयविक होने पर विश्वास था किसको, तो आदर्शवादी राज्य को सावयविक मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता क्यों किया था, ताकि उनके अधिकार सुरक्षित हो सके या उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप और बल प्रयोग के द्वारा होती है, ये कथन किसका है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं किसमें, तो रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के स्वरूप आया था, तो आप जान लीजिए, जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, ये दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, ये कथन किसका है, तो ये मैकाइवर का कथन है। और दोस्तों, वह संविदावादी विचारक जिसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है, तो ये लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का विवरण, चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, हाब्स के सामाजिक समझौते में शासक जो है वो समझौते का पक्ष नहीं है। लॉक ने किसका समर्थन किया था, तो लॉक ने शानदार क्रांति का समर्थन किया था। कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप जान लीजिए, मार्क्स का कहना है कि राज्य शोषण का एक साधन है। सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है किसका, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। अगला प्रश्न एक कथन है कि राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति है, न परिवार का विस्तार मात्र, ये कथन किसका है, तो ये गार्नर का कथन है। राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है, तो हेनरी मेन। और सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन है, तो दोस्तों जॉन लॉक सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है किसके द्वारा, तो केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कौन हैं, तो ये कार्ल पापर हैं।
जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी थी? तो लॉक मनुष्य को एक विवेक युक्त प्राणी मानते हैं जो प्राकृतिक अवस्था में शांति, सौहार्द तथा मिलजुल कर जीवन व्यतीत करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो प्रकार के समझौते यानी एक सामाजिक समझौता और दूसरा सरकारी समझौता का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉन लॉक ने। और सरकार और राज्य में किसने विभेद किया है? तो सरकार और राज्य में जॉन लॉक के द्वारा विभेद किया गया है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से किस विचारक का नाम जुड़ा हुआ है? तो हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम प्राकृतिक अधिकार, हॉब्स, लॉक और रूसो प्राकृतिक जो है अवस्था और सामाजिक समझौता से, जबकि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से लॉक का नाम जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में ही व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार विद्यमान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के विकास को किसने प्रभावित नहीं किया है? तो राजनीतिक दलों ने। और राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ये सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति में राजनीतिक चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ये विकासवादी सिद्धांत, इसको ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो काल्पनिक नहीं है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो हेनरी मैन के द्वारा। राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो ये प्लेटो है दोस्तों। वह लक्षण जो राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है, तो निजी संपत्ति। और वह सिद्धांत जिसकी ये मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है, ये शक्ति सिद्धांत की मान्यता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत का केंद्र बिंदु क्या है? कि राज्य। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है उसके जो विचारक हैं वो मानते हैं कि राज्य एक मानव निर्मित या मानवकृत संस्था है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो लेनिन ने। और राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से कौन से विचारक संबंधित हैं? तो हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति किससे है? तो आप जान लीजिए राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है क्या? तो राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना चाहता है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए, भय और स्वार्थ से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से और सामान्य इच्छा से। तो हॉब्स जो है प्राकृतिक अवस्था को भय और स्वार्थ की अवस्था कहता है। लॉक ने दोस्तों आप जान लीजिए, लॉक ने जो है वो प्राकृतिक अवस्था में ये माना है कि व्यक्तियों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार थे। और रूसो ने सामान्य इच्छा की बात की है। तो ये हॉब्स, लॉक और रूसो से संबंधित तीन विचार हैं जो कि सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं। एक महत्वपूर्ण कथन है कि यदि लेवायथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो ये राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। ये कथन किसका है? तो ये वाहन का कथन है। दोस्तों राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो देखिए, राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है और मार्क्स ने राज्य संबंधी कोई व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है। तो ये राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी तो उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा मार्क्सवाद का मानना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में किसने पुनर्जीवित किया है? तो राल्फ ने। और राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ये प्रतिपादित करता है कि राज्य बनने से पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है किसमें? तो जीवन की भौतिक दशाओं में। और सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है? राल्फ और नाजिक ने।
दोस्तों जॉन राल्स और रॉबर्ट नाजिक ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया है वो क्या है? तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। और लाक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अधिकार विद्यमान थे और राज्य की स्थापना इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है हाब्स सामाजिक संविदा सिद्धांत से, ओपेनहाइमर शक्ति सिद्धांत से, हेनरी मैन पितृसत्तात्मक सिद्धांत से और जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो आप जान लीजिए मार्क्सवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षा के लिए हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो उत्तर है राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का। आप जान लीजिए दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। वह विचारक जिसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है तो ये हैं राइट। और राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है? तो ये ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है एक बार में या किसी समझौते के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि ये क्रमिक विकास का परिणाम है। और दोस्तों ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वह सिद्धांत जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो ये था सामाजिक समझौता सिद्धांत। और देखिए ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करता है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये एंजल्स के द्वारा की गई है। वह सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है, तो विकासवादी सिद्धांत दोस्तों राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सर्वोत्तम सिद्धांत माना गया है किसको? तो विकासवादी सिद्धांत को। सामाजिक अनुबंध विचारक कौन सा नहीं है? तो जुर्गन हैबरमास दोस्तों ये सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने के लिए ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जेम्स प्रथम ने। प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था, ये कथन किसका है? तो प्राकृतिक अवस्था के संबंध में ये विचार थॉमस हॉब्स के द्वारा दिए गए हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है क्या? तो विकासवादी सिद्धांत। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत है, इसमें ये माना जाता है कि राज्य किसी समझौते या एकाएक निर्माण का परिणाम नहीं है, बल्कि ये विकास की क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है और यही सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन राल्स को। और वह विचारक जो ये मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये हीगल का कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, ईश्वर की पद यात्रा है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या चाहता है? तो ये धर्म को राजनीति से मिलाता है। याद रखिएगा राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत ये मानता है कि राजा जो है वो पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधि है और उसके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। राजा की आज्ञाओं का पालन करना ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है और राजा की आज्ञा का पालन जो नहीं करता है वो ईश्वर की अवहेलना करता है। तो याद रखिएगा राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत ये धर्म को राजनीति से मिलाना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सिविक्स एग्जाम बूस्टर श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि के लिए नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का
वन लाइनर रिवीजन, और इसमें हमने राज्य की परिभाषा और निर्माणक तत्व तथा राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।